नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो लंपी स्किन डिसीज़ और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के ऊपर है। लंपी स्किन डिसीज़ एक वायरल डिसीज़ है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि लंपी स्किन डिसीज़ वायरस के थ्रू फैल रहा है। ये वायरस एक तरह का पॉक्स वायरस है। ये वायरस ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? बेसिकली ये ट्रांसमिट हो रहा है इंसेक्ट बाइट के थ्रू, सलाइवरी या यूरिन के कंटेमिनेशन के थ्रू, या फिर जो गाय पहले से कंटेमिनेटेड है, जिसको ये वायरस हो चुका है, अगर उसका दूध उसके बछड़े ने पी लिया तो उसके दूध से ये कंटेमिनेट हो जाएगा उसके बछड़े पे, उसके दूध से ये फैल जाएगा उसके बछड़े पे। तो इस तरह से ये वायरस फैल रहा है। ये वायरस एक तरह का डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ब्रिक शेप्ड का वायरस है, और ये वायरस बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है। लंपी स्किन डिसीज़ या लंपी वायरस के दूसरे नाम हैं सूडो अर्टिकेरिया, नीथलिंग वायरस डिसीज़ या एक्जेंथिमा नोड्यूलर बोविस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 वीक है। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में ये वायरस जो है इंसेक्ट बाइट के थ्रू स्किन में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद ये स्किन की डर्मिस और एपिडर्मिस और रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में रेप्लिकेट हो रहा है। ये रेप्लिकेट होने के बाद ये वायरस एंटर करता है लिम्फ नोड में और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में। यहाँ एंटर करने के बाद मैक्रोफेज इस वायरस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब मैक्रोफेज इस वायरस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसकी तरफ बढ़ते हैं तो वायरस मैक्रोफेज के अंदर एंटर होकर मैक्रोफेज के साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होता है और फिर ये एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ब्लड तक चले जाता है। ब्लड में जाने के बाद ये एंडोथेलियल सेल्स में रेप्लिकेट होने लगता है। एंडोथेलियल सेल्स में रेप्लिकेट होने के बाद वहाँ से साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं और साइटोकाइंस रिलीज़ होने के बाद वहाँ पे वैसोडाइलेटेशन प्रोड्यूस होता है। वैसोडाइलेटेशन वेसल्स का डायलेट होना, वेसल्स जो है वहाँ की डायलेट हो जाती हैं। वेसल्स डायलेट होने के बाद वहाँ की वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। ल्यूकोसाइट का कीमोटेक्सिस होने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पे इडीमा देखने को मिलता है। इडीमा के बाद वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के साइंस भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो लैंगरहैंस सेल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, वो एंडोथेलियल सेल्स के पास आ जाते हैं। स्किन के एंडोथेलियल सेल्स के पास आने के बाद वायरस इन लैंगरहैंस सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है और ये लैंगरहैंस सेल्स जब स्किन के पास आते हैं तो स्किन की लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम में भी ये वायरस रेप्लिकेट होके स्ट्रेटम स्पाइनोसम को भी इन्फेक्ट कर देता है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम को इन्फेक्ट करने के बाद वहाँ की लेयर जो है वो नेक्रोज्ड हो जाती है और उसमें एक्सुडेट बनने लगता है। एक्सुडेट फिल्ड नोड्यूल वहाँ पे फॉर्म होने लगते हैं और उस एक्सुडेट के अंदर डेब्रिस सेल रहते हैं। जो कचरा ये पूरे प्रोसेस में होता है वो उस नोड्यूल के अंदर जो एक्सुडेट है वहाँ पे वो कचरा, वो डेब्रिस हमको देखने को मिलता है। इसके बाद ये आगे चल के ये नोड्यूल जब बर्स्ट होते हैं तो उसमें से वो पस डिस्चार्ज होता है। जब ये नोड्यूल बर्स्ट होते हैं तो इसमें अल्सरेशन हमको देखने को मिलता है। ये इस वायरस की पैथोजेनेसिस है कि कैसे ये वायरस काऊ की बॉडी के अंदर जाके और क्या क्या पैथोजेनेसिस करता है। अब इसकी हम क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फ़ीचर्स में बेसिकली यहाँ पे हाई ग्रेड फ़ीवर देखने को मिलता है। हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ साथ रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमको इंक्रीज नेज़ल डिस्चार्ज प्लस वाटरी आइज़, मतलब नाक से और आँख से बहुत ही ज़्यादा हमको डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं। स्किन में नोड्यूल बन जाते हैं, स्किन में गांठें बन जाती हैं। जो शरीर में है तरह तरह की हर तरफ जो है वो गांठें बनने लगती हैं। इसके बाद जो पेरिफेरल लिम्फ नोड है, जैसे कि हमने पैथोजेनेसिस में देखा था कि वो लिम्फ वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो जो पेरिफेरल लिम्फ नोड है वहाँ की स्वेलिंग देखने को मिलती है। वहाँ पे जो वहाँ की लिम्फ नोड है वो स्वेल हो जाती है, लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद ये वायरस की वजह से वहाँ पे टेम्पररी या परमानेंट इनफर्टिलिटी देखने को हमको मिलती है।
इसके बाद हम लोगों को मेस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है कि जो काऊ का ब्रेस्ट है वो स्वेल हो जाए, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाए, उसको मेस्टाइटिस बोलते हैं। मेस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। एपिडिडायमाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर टेस्टीज़ में नोड्यूल फॉर्म हो रहा है, टेस्टीज़ में अगर गांठें बन रही है, तो नोड्यूलर ऑर्काइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें ये बताया गया है कि लेटर स्टेज में जब ये वायरस बहुत ज़्यादा समय तक के उस काऊ के अंदर रहता है, तो वहाँ पे उस काऊ का फूट की स्वेलिंग हमको देखने को मिलती है। पैरों में भी स्वेलिंग, पैरों में सूजन आने लगती है। और अल्टीमेटली अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस बढ़ जाती है काऊ के अंदर, इतनी ज़्यादा वीकनेस बढ़ जाती है कि वो अल्टीमेटली डेथ की तरफ चले जाता है, काऊ की मृत्यु हो जाती है। अगर हम इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट में बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हम इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पे दे सकते हैं, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, मर्कसॉल, कैलेंडुला, क्रियोजोट, एजार्डिरक्टा, यूरेनियम, एसिड नाइट्रिकम, अमाइल नाइट्रोसम, ऑसिमम सेंटम, एपिस मेलिफिका, कैलकेरिया फ्लोर, सल्फ़र, फाइटोलक्का। ये सारी जो मेडिसिन है, और भी बहुत मेडिसिन है जो कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक के आधार पे हम इसको दे सकते हैं। कि अगर बहुत ज़्यादा हमको स्वेलिंग, रेडनेस ये सब देखने को मिल रही है तो हम बेलाडोना दे सकते हैं। अगर अल्सरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत वास्ट कंडीशन हो गई, तो हम वहाँ पे मर्कसॉल दे सकते हैं। अगर जो घाव है वो भर नहीं रहे हैं तो हम कैलेंडुला, क्रियोजोट ये दे सकते हैं। अगर वहाँ पे हमको उसका जो सलाइवा है, उसका जो थूक है वो ग्रीन कलर का और थिक हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इसका एक और क्लिनिकल फीचर है इस वायरस का कि हाइपर सलाइवेशन, जो सलाइवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो थूक की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हमको उस सलाइवा का कलर ग्रीनिश देखने को मिल रहा है तो हम वहाँ पे थूजा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर यूरिन से, उसके पेशाब से बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, बहुत ही बदबूदार उसकी पेशाब है, तो हम वहाँ पे यूरेनियम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर माउथ में अल्सर बन रहे हैं इस वायरस के साथ साथ तो हम एसिड नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर ट्रेमर्स आ रहे हैं, गाय को लेग में झटके आ रहे हैं पैरों में, और उसका जो सलाइवा है, जो थूक है वो उसके मुंह के साइड से गिर रहा है, तो वहाँ पे हम अमाइल नाइट्रोसम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वेरियोलेनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है गांठों के लिए। जब वहाँ पे गांठ बन रहा है और गांठ के अंदर पस बन जा रहा है, और जब वो पस ड्रेन हो रहा है, तो पस जब बाहर निकल रहा है उसके बाद वहाँ पे अल्सर देखने को मिल रहे हैं, छाले देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम वेरियोलेनम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन तो हो गई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पे, कि हमने सिम्टम देखा, सिम्टम के थ्रू हमने ये मेडिसिन दे दी। लेकिन ऐसा हम कब तक करेंगे? हमें एक प्रिवेंटिव मेडिसिन ढूंढनी चाहिए इस डिसीज़ के लिए, ताकि जो गाय इस वायरस से पीड़ित हो चुकी हैं उनको तो हम दें ही, लेकिन जो गाय इस वायरस के चपेट में अभी नहीं आई हैं उनको बचाने के लिए हम ये जो मेडिसिन है उसको दे सकें। तो ऐसी एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर है सिफिलिनम। सिफिलिनम एक मेडिसिन है जो कि हम एज अ प्रिवेंटिव इस लंपी स्किन डिसीज़ के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। सिफिलिनम जो है वो एक सिफिलिटिक वायरस से बनी हुई एक मेडिसिन है, एक नोसोड मेडिसिन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्व्स और बोन को इफ़ेक्ट करती है। इसके कुछ सिम्टम हैं जो कि हमें ये लंपी स्किन डिसीज़ के सिम्टम में भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि ग्रेट वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है सिफिलिनम के अंदर। मल्टीफेस सिम्टम, बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्टब बॉर्न अल्सरेशन, स्टब बॉर्न अल्सरेशन मतलब क्या कि अल्सरेशन जो जा ही नहीं रहे हैं, छाले ऐसे जो हमने मेडिसिन दे दी तो भी वो नहीं जा रहे हैं। स्टब बॉर्न, ज़िद्दी अल्सरेशन, ऐसे अल्सरेशन जो जा नहीं रहे हैं, ये हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है सिफिलिनम में। यही सिम्टम हमको देखने को मिल रहा है लंपी स्किन डिसीज़ में। दूसरा सिम्टम हमको सिफिलिनम में क्या देखने को मिलता है? फाउल ओडर ऑफ बॉडी,
कि बॉडी से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। वायलेंट और लीनियर पेन, बहुत ही मतलब असहनीय दर्द होता है। फाउल और ग्रीन पस, पस का जो कैरेक्टर है वो हरा कलर का होगा। नॉट्स इन मसल्स, मसल्स में मांसपेशियों में नॉट्स गांठें बन जाएंगी। फिटेड डिस्चार्ज, फिटेड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जो उसका डिस्चार्ज होगा, जो उसका पस होगा वो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होगा। क्यों बदबूदार होगा? क्योंकि उसमें नेक्रोटिक या डेब्रिस सेल्स, जो हमने बोला था कि वहाँ पे जो कचरा है वो भर जाएगा, उसके वजह से जो उसका डिस्चार्ज है वो हमको बहुत बदबूदार देखने को मिलेगा। उसके पूरे बॉडी में लगातार पेन बना रहेगा। फिर सिफिलिनम का एक और सिम्टम है ग्लैंड्स इनलार्ज्ड, और एलएसडी में, लंपी स्किन डिसीज़ में हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये ग्लैंड्स में भी एक्ट कर रही है, जैसे कि ब्रेस्ट में ये स्वेलिंग प्रोड्यूस कर रही है, या लिम्फ नोड में ये स्वेलिंग प्रोड्यूस कर रही है, टेस्टिस में स्वेलिंग प्रोड्यूस कर रही है। सिफिलिनम भी हमारी ग्लैंड पे एक्ट करने वाली एक अच्छी रेमेडी है, और इसमें भी ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। हॉजकिन डिसीज़ देखने को मिलती है सिफिलिनम के अंदर। और बात करें इसके आइज़ के सिम्टम में, तो जैसे कि हमने बोला था कि आँख से और नाक से एलएसडी में, लंपी स्किन डिसीज़ में डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो सिफिलिनम के अंदर में भी आँख से और नाक से बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्जेस देखने को मिलता है। लैक्राइमेशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। नोज़ में ओजेना, थिक येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। जो नाक से जो पानी बहेगा वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होगा और हरा कलर का होगा। कान में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? डीफनेस, बहरापन, एंड एब्सेस ऑफ मिडल ईयर, कि मिडल ईयर में वहाँ पे पस फॉर्म हो जाएगा। माउथ में, जैसा कि हमने एलएसडी में बोला था कि हाइपर सलाइवेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, जो थूक की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। सिफिलिनम के अंदर एक सिम्टम है माउथ के अंदर कि एक्सेसिव फ्लो ऑफ सलाइवा रन आउट ऑफ माउथ ड्यूरिंग स्लीप, कि जो सलाइवा है सिफिलिनम में भी वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और रात के टाइम पे, स्लीप के टाइम पे वो माउथ के थ्रू बाहर निकलता है। स्टमक में टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर मंथ्स, बिल्कुल भी भूख नहीं है, भूख बिल्कुल ख़त्म है सिफिलिनम के अंदर। और जैसा कि हमने एलएसडी में देखा था कि वहाँ पे भी लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन, वहाँ पे भी लॉस ऑफ एपेटाइट का सिम्टम हमको देखने को मिल रहा था। स्किन की बात करें तो सिफिलिनम के अंदर स्किन जो है वो स्वेलन है, ब्लॉच्ड है, वॉन्डरिंग एरिसिपेलस, मतलब हर जगह रेडनेस, रेड पैचेस हमको देखने को मिलेंगे, और एक कोनिकल क्रस्ट, जो उसका शेप है वो कोन शेप का एक क्रस्ट बना हुआ होगा, ये सिफिलिनम के अंदर है। और यही स्किन सिम्टम हमको एलएसडी की कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं कि नोड्यूल बन रहा है, गांठ बन रही है, उसमें स्वेलिंग आ रही है, उसमें पस फॉर्म हो रहा है, उसमें अल्सरेशन फॉर्म हो रहा है, छाले बन रहे हैं। तो ये सिफिलिनम जो मेडिसिन है, इसके बहुत से सिम्टम हमारे एलएसडी या लंपी स्किन डिसीज़ से मैच कर रहे हैं। लंपी स्किन डिसीज़ वायरस जो है वो डैम्प वेदर में पनपता है, नमी वाली जगहों पे पनपता है, और सिफिलिनम के अंदर ये बोला गया है कि इसके जो सिम्टम हैं उसका एग्रावेशन जो है वो नमी, डैम्प में उसका एग्रावेशन होता है, या फिर विंटर में एग्रावेशन होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है हमारे लंपी स्किन डिसीज़ के सिम्टम्स के साथ। तो हम सिफिलिनम को एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं लंपी स्किन डिसीज़ में। और जो गाय, जो बछड़े ये वायरस के चपेट में नहीं आए हैं, हम उन्हें भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। जो इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं, हम उन गायों को भी ये मेडिसिन आप 5 से 10 बूंद जो है रोटी में मिला के या गुड़ में मिला के अपनी गायों को खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही असरदार मेडिसिन प्रूव हो सकती है। इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही था कि एक जो ये लंपी स्किन डिसीज़ इतना फैल रहा है, उसके लिए मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सी मेडिसिन बता रहे हैं, लेकिन एक प्रिवेंटिव हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का जो एम था, जो माध्यम था, वो यही था कि हम एक प्रिवेंटिव बता पाएँ लंपी स्किन डिसीज़ के लिए। और वो प्रिवेंटिव होम्योपैथी के अंदर सिफिलिनम है। सिफिलिनम मेडिसिन आप यूज़ करें और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
शुक्रिया।